Hey guys, this is Prashant. So in this video we are going to discuss some of the new topics. So इस वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं. क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं, वो डिस्कस करेंगे. द सेकेंड वन इज़ सुपरपोजिशन थ्योरम. तो जब एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल चार्जेस होते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे. द थर्ड वन इज़ वेक्टर एंड इट्स एडिशन. सो कि वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके एडिशन कैसे करते हैं, हम कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द नेक्स्ट वन इज़ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. तो कैसे आप स्प्लिट कर सकते हैं वेक्टर्स को. एंड द लास्ट वन इज़ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम. तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं उस पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं दो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस को, विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन होता है बिटवीन टू चार्जेस. ऑलराइट. सो सपोज देयर आर 2 point चार्जेस A and B. Both are having charge q1 and q2 respectively, and there is a r distance between them. So the force of attraction or repulsion here is given by 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इन दोनों के बीच का शो करेंगे वो इस फॉर्मूले से शो होगा. तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो फोर्स है वो बेसिकली चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स के चार्जेस पे. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. यानी कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एज सेकेंड कि ये मास पे डिपेंड करता है. सपोज A is having mass m1 and B is having mass m2. So the gravitational force between them is given by G m1 m2 upon r square, where G is the gravitational constant. तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके. सो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले बात करते हैं कि किसने डिस्कवर किया था. सर आइजैक न्यूटन ने किया था. अपने टाइम के काफ़ी बेहतरीन साइंटिस्ट थे. ग्रेविटेशनल फोर्स से लेकर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो आज हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं ये सब इन्हीं ने डिस्कवर किया था. तो ये तो बात हो गई न्यूटन की. अब आते हैं टॉपिक पे. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स विथ विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ. सो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ बताया है कि जो फोर्स होता है जिससे अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके बीच का, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच का. यानी कि दो पार्टिकल्स या फिर कोई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द बॉल थ्रोन अप एंड रिटर्न बैक टू अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो आप क्या कभी भी कोई ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, थ्रो करोगे अपवर्ड, तो अर्थ में वापस आती है ना. तो वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है. तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है. तो यहाँ देखिए दो बॉडीज़ हैं, एक है बॉडी 1, एक है आपकी बॉडी 2. दोनों का मास आपको गिवन है m1 और m2 क्या हुआ है. तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लग रहा होगा उसको फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे ये जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, उनके मासेस पे. सो एक डिफरेंस समझ में आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, कि बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो उनके चार्जेस पर डिपेंड करता है. बट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो वो मास पर डिपेंड करता है. बट इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम देखें तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में
आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा 1/14πε0। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स में भी आपको एक कांस्टेंट देखने को मिलेगा g। दोनों डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ कुछ सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिली, जो सिमिलैरिटीज़ यहाँ पे बताई भी हैं। बोथ द फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर रूल। दोनों फोर्सेस ओबे करती हैं किसको? इनवर्स स्क्वायर रूल को। सेकंड, बोथ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड चार्जेस, ये भी था। थर्ड, बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, मतलब जो सेंट्रल ओरिजिनेटेड फोर्स होते हैं ये दोनों के दोनों ही होते हैं। फोर्थ इज बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? जो बेसिकली पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, ओके, पाथ के इंडिपेंडेंट होते हैं जो। एंड द फिफ्थ इज द बोथ फोर्सेस कैन ऑपरेट इन वैक्यूम। दोनों फोर्सेस वैक्यूम में भी ऑपरेट हो सकते हैं। बट डिसिमिलैरिटीज क्या थी? ग्रेविटेशनल फोर्स आपका अट्रैक्टिव इन नेचर होता है हमेशा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, कैन बी रिपल्सिव। द सेकेंड पॉइंट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे। क्यों? क्या बोला था हमने? एक टर्म आता था एप्साइलन या फिर एप्साइलन नॉट। ये क्या होती थी? परमिटिविटी होती थी उस पर्टिकुलर मीडियम की, या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी एयर की, जिसको हम एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। तो परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। परमिटिविटी भी मीडियम डिपेंडेंट होती है, मीडियम टू मीडियम चेंज करती है। द थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तब अब देखिए, आपने कह तो दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन भाई प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लेंगे एक एग्जांपल। एक सिस्टम लेते हैं जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये है, सपोज प्रोटॉन के अंदर चार्ज कितना है? E। तो इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज कितना होगा? E, क्योंकि दोनों में चार्जेस क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, बट अपोजिट होते हैं। और सपोज जो मास है प्रोटॉन का उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ mp से, और जो मास है इलेक्ट्रॉन का उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ me से। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों पार्टिकल्स के बीच में, उसका वैल्यू होगा k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पे k को हम वैसे ही रहने देते हैं। Q1 कितना हो गया? E। Q2 कितना हो गया? E अपॉन डिस्टेंस कितनी थी दोनों के बीच में? R, सो आर स्क्वायर। अब बात करते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में लग रहा होगा, उसका फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G ऐसे ही रहने देते हैं। m1 कितना है? मास कितना है प्रोटॉन का? mp। मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? me। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर स्क्वायर। तो हमने पुट कर दिया। तो दोनों जो इक्वेशन हमारी आई है, ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। दोनों को हमने क्या करना है? कंपेयर करना है, यानी कि डिवाइड कर देना। तो आपका कुछ आंसर आ जाएगा k e स्क्वायर अपॉन जी एम पी अपॉन एम ई। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हैं पुट करेंगे। k का वैल्यू हमें पता होता है, e का हमें वैल्यू पता है, mp का वैल्यू पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, g का वैल्यू भी पता है। तो दोनों की वैल्यू हमने पुट करी, सबकी वैल्यू पुट करी, तो कितना आंसर है? 2.27 इंटू 10⁻39। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स क्या है? स्ट्रॉन्गर है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल भी लिया है कि सपोज एक सिस्टम है प्रोटॉन और प्रोटॉन का, यानी कि दो अनलाइक चार्जेस का। तो वहाँ पे भी आपका वैल्यू कितना आता है? 1.24 इंटू 10⁻36। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है आपका किनके बीच में? दो प्रोटॉन के बीच में, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो कितना कम है? 10⁻36 टाइम क्या है? वीकर है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं न्यूक्लियस की बात करता हूँ, न्यूक्लियस के अंदर तो क्या है? पॉजिटिव चार्जेस ही होते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं? अनलाइक चार्जेस हैं या लाइक हैं? लाइक चार्जेस हैं। तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बट इनके बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, जो इन दोनों को क्या करके रख रहा है? एक साथ रख रहा है, यानी कि अट्रैक्ट करके रख रहा है। बट स्टिल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा रिपल्शन का, वो कितने टाइम्स ज़्यादा होगा? 10⁻36 टाइम्स आपका क्या होता है?
ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली इन दोनों के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट स्टिल अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस का साइज़ क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। बट यहाँ पे तो क्या नेट फोर्स किसका लग रहा है, रिपल्शन का। बट स्टिल न्यूक्लियस का साइज़ इतना कैसे छोटा होता है, ये आप सोचना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस और द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो ये प्रिंसिपल तभी इंट्रोड्यूस होगा जब एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस होंगे। अब ये प्रिंसिपल कहता है क्या है, ये बेसिकली दो चीज़ें कहता है जिनको हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट समझते हैं। When a number of charges are interacting, the total force on a given charge is the vector sum of the force exerted on it due to all other charges. तो ये कह रहा है कि अगर एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कोई एक गिवन चार्ज है तो उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा सारे फोर्सेस का। अब इसके एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है एक चार्ज Q1 और उसके आसपास काफ़ी सारे चार्जेस हैं जैसे Q2, Q3, Q4 और Qn। तो इस टाइम पे Q1 पे आपका Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है। Q2 मतलब Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा ना। सिमिलरली Q3 भी आपका Q2 पे फोर्स लगा रहा होगा एंड Q4 भी आपका Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा, Qn भी आपका Q1 पे फोर्स लगा रहा होगा। तो इस टाइम पे Q1 पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एन टाइप ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा है आपका चार्ज 1, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जो ये चार्जेस इंडिविजुअली Q1 पे फोर्सेस लगा रहे होंगे उनका वेक्टर सम अगर आप करोगे तो वो होगा आपका आंसर, ठीक है। स्केलर सम नहीं, वेक्टर सम। सपोज Q2 Q1 पे कितना चार्ज लगा रहा है, F1। सिमिलरली Q3 आपका कितना लगा रहा है, F3। कहीं को भी हो सकती है डायरेक्शन में, ऐसे ही रैंडमली ले रहा हूँ। Q4 कितना लगा रहा है, F4। Qn कितना लगा रहा है, Fn। तो जब टोटल फोर्स आप काउंट कर रहे हैं Q1 पे तो उसका वैल्यू होगा F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस कहाँ तक, Fn तक। और ये कैसे आप ऐड करोगे, वेक्टरली ऐड करोगे। तो वेक्टर के काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। अब सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अब ये क्या कहना चाहता है, देखो जो हमारा सिस्टम था, इसमें नंबर ऑफ चार्ज फोर्सेस लग रहे थे आपके। आपका Q1 पे Q2 अलग फोर्स लगा रहा है, Q3 आपका अलग फोर्स लगा रहा था, सिमिलरली Q4 भी आपका अलग फोर्स लगा रहा था, Qn भी अलग फोर्स लगा रहा था। अगर मैं सपोज थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि Q2 इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर Qn इस पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट करे तो ये जो Q2 इस पर फोर्स लगा रहा था उसकी वैल्यू 10 न्यूटन से डिक्रीज हो जाए। Q1 पे Q2 10 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा अगर ये सारे चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हो या ना हो, ठीक है। यानी कि अगर ये सिस्टम सिर्फ दो चार्जेस के बीच का भी होता तो इन दोनों के बीच का फोर्स कितना होता, 10 न्यूटन होता। अब अगर Qn भी इस सिस्टम के अंदर आ जाए तब भी आपका Q2 इस पर कितना फोर्स लगा रहा होगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। यानी कि जो दो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उन दोनों के बीच का फोर्स हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, चाहे सिस्टम में एक पार्टिकल हो या 10 पार्टिकल हो। तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब चलते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज पे। तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी कम क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला तो आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है कि F1 इज इक्वल्स टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। और अगर आपको दो फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर आपको फाइंड आउट करना होता है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो सेकंड में दे रखा है। अब इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होती हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है अगर आपको रिप्रेजेंट करना है।
अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों चाहिए होता है। देखो यहाँ पे हमने एक बुक लिया है, ये बुक इस डायरेक्शन को क्या है, नॉर्थ है आपका, ये डायरेक्शन आपकी ईस्टर्न डायरेक्शन है, ये साउथर्न डायरेक्शन है और ये वेस्ट है। सपोज मैं क्या करता हूँ, साउथ की तरफ को एक फोर्स लगाना स्टार्ट करता हूँ 10 न्यूटन का। तो ये जो बुक है आपकी वो कहाँ को मूव करना स्टार्ट करेगी, साउथ को ही करेगी ऑब्वियसली। बट अगर मेरे को डायरेक्शन पता नहीं होती, क्या मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता था कि कहाँ को मूव करेगी, नहीं कर सकता था। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होती हैं इसमें डायरेक्शन का भी इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना मैग्नीट्यूड का है। तो यहाँ पे जो फोर्स मैंने 10 न्यूटन लिया था, 10 न्यूटन यहाँ पे जो है वो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड। और अगर मैं फोर्स लगा रहा होता नॉर्थ को तो वो होती उसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे ये चीज़ समझते हैं, ये तो हमने बात करी कि अगर एक फोर्स लग रहा है, बट सपोज यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे होते हैं। जैसे एक फोर्स तो हमारा 10 न्यूटन का साउथ को लग गया और दूसरा मैंने लगाना स्टार्ट किया वेस्ट डायरेक्शन को 10 न्यूटन का। तो अब ये बॉडी कहाँ को मूव करना स्टार्ट करेगी, अब ये बॉडी का जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो होगा आपका कुछ इन दोनों के बीच में, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को। अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट करा, ये मैंने कैलकुलेट करा वेक्टर एडिशन जो आपका होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ का, उससे। वो क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज वी आर हैविंग टू वेक्टर्स, द वेक्टर ए एंड द वेक्टर बी। this is vector a and this is vector b and we need to find the resultant of both the vectors। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या रिजल्टेंट होगा दोनों वेक्टर्स का। तो देखो जब आप दोनों को वेक्टरली ऐड होते हुए दिखाओगे तो वहाँ पे तो आप डायरेक्ट ये लिखोगे कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करूँ तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आपको आर जो इन दोनों का रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ये जो यहाँ पे गिवन है, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, जो भी ए का मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर जो भी बी का मैग्नीट्यूड होगा उसका स्क्वायर, प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ पे है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो हमने इसका फाइंड आउट कर लिया, बट अभी भी एक चीज़ बची है जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ आर, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट आया उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो डायरेक्शन बताने के काफ़ी सारे मेथड होते हैं। सपोज़ आपको किसी फ्रेंड के घर जाना है तो वो आपको किस तरह से गाइड करेगा, या तो वो आपको मैप में अपनी लोकेशन भेज देगा, ये मेथड है, या फिर सेकंड मेथड क्या है कि वो अपने आसपास के लैंडमार्क आपको बताएगा कि सपोज़ ये शॉप है, आपको वहाँ से लेफ़्ट आना है या राइट आना है। तो डायरेक्शन बताने के भी काफ़ी मेथड होते हैं। तो यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो मेथड यूज़ होता है एंगल वाला, कि किसी भी नॉन वेक्टर से रिजल्टेंट कितने एंगल पे है, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे डायरेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पे जो हम डायरेक्शन बता रहे हैं आर की, वो बता रहे हैं बी वेक्टर से वो कितने एंगल पे है, जिसको हम बता रहे हैं किससे, बीटा से। तो टेन बीटा का वैल्यू होता है ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है बट ये होगा कितना, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ए क्या होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दो वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं और रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेक्टर की, कि वेक्टर आपका क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो वैल्यू सेम ही आएगी। सिमिलरली एसोसिएटिव भी होता है कि आप पहले किन ही भी दो वेक्टर को ऐड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब हम इस फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करा है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, उसको अच्छे से समझते हैं। वो था आपका r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यानी कि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री अगर सपोज एंगल होता है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा,
वो चीज़ समझते हैं। आर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पे आर का वैल्यू डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो दोनों वेक्टर का स्क्वायर का एडिशन फाइंड आउट करके। तो काफ़ी इजी बन जाता है यहाँ पे फॉर्मूला। यानी कि जब दो फोर्सेस 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालना काफ़ी इजी है। अब सपोज दो फोर्सेस 0 डिग्री पे लग रहे होते हैं, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं रिजल्टेंट फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया डायरेक्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता, रूट क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता, तो वैल्यू कितना आता ए प्लस बी। यानी कि जब दो वेक्टर आपके सेम डायरेक्शन को है तो आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। सिमिलरली अगर दोनों कितने पे होते हैं 180 डिग्री पे होते हैं, ये रहा सपोज ए, ये रहा बी, तो रिजल्टेंट यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी। आप इसको सॉल्व करके देख लेना क्योंकि एंगल कितना है 180 पे कॉस का वैल्यू कितना होता है -1। तो यानी कि अगर आपको जो वैल्यूज़ हैं रिजल्टेंट की वो 90 डिग्री पे फाइंड आउट करनी है या फिर 0 डिग्री पे फाइंड आउट करनी है, 180 डिग्री पे फाइंड आउट करनी है, तो वहाँ पे इनको कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जाता है। तो यहीं से एक टर्म अराइज होता है जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वो क्या होता है उसको अब हम समझते हैं। सो द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अगर हम इसको सिंपली समझें तो हम क्या करने वाले हैं, किसी भी एक वेक्टर को स्प्लिट करने वाले हैं दो या दो से ज़्यादा वेक्टर में। अब ये कैसे होता है और इसका क्या बेनिफिट होता है उस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम ये स्प्लिटिंग करते कैसे हैं। तो सपोज़ ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। एक फोर्स है एफ जो कि थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो हम क्या करने वाले हैं, इस फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक करने वाले हैं। एक होगा पार्ट इसका एफ एक्स और एक होने वाला है पार्ट एफ वाई। तो अगर आपको एफ एक्स फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम बेसिकली इसको एक ट्रायंगल मान सकते हैं ए बी एंड सी। तो इस ट्रायंगल ए बी सी में अगर आपको कॉस थीटा फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है एफ एक्स, हाइपोटेनियस कितना है एफ। सो एफ एक्स कितना आ गया यहाँ पे एफ कॉस थीटा आएगा। सिमिलरली अगर आपको एफ वाई फाइंड आउट करना है तो यहाँ उसका वैल्यू आएगा एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने किया क्या, जो एक फोर्स वेक्टर था उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया एफ एक्स और एफ वाई। इस तरह से किया कि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, और दोनों को अगर मैं वेक्टरली ऐड भी करूँ तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए एफ के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, ये था आपका रिजल्टेंट फोर्स, ये है एफ एक्स और ये है एफ वाई। अगर एफ एक्स निकालना है तो ये फॉर्मूला है ऊपर वाला, और एफ वाई है तो इसके नीचे वाला फॉर्मूला है। और अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है उसके कंपोनेंट की हेल्प से, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री पे यही फॉर्मूला होता है, हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस भी किया था। तो जो एफ एक्स और एफ वाई हैं ये होते हैं बेसिकली किसी भी वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हम कैसे इसको स्प्लिट करेंगे, बट इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है जब आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम सपोज एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है F1 और दूसरा है F2। यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक है आपका F1 और एक है आपका F2। F1 है 10 न्यूटन का, F2 है आपका 5 न्यूटन। F1 कितना एंगल बना रहा है 30, F2 कितना बना रहा है 45। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है F1 और F2 का। तो कुछ स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का भी फिनोमिना यूज़ करेंगे।
तो सबसे पहला स्टेप है कि फाइंड करना है हमें f1x, f2x, f1y और f2y। सो f1x अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा क्या उसका, f1 cos थीटा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, f1 का वैल्यू कितना था 10 न्यूटन, cos थीटा एंगल कितना बना रहा था वो 30 डिग्री। 30 डिग्री कितना होता है √3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5√3। सिमिलरली सबको फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो आप सबको अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी f2x की 5√2 और इस तरह से सबकी वैल्यू आ जाएगी। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, f1x को f2x से क्या करना है, ऐड करना है। अब समझते हैं क्यों करना है। देखिए दोनों वेक्टर्स कौन से डायरेक्शन को हैं, एक्स एक्सिस को हैं। एक्स एक्सिस का है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो होगा। और जब जीरो एंगल होता है तो हम वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो कितना वैल्यू आया 11.5, और जब वाई एक्सिस को वाले वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आएगा 8.5। थर्ड स्टेप में आपको सीधे अब क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये आया समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स इन एक्स एक्सिस और ये आया वाई एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब जब 90 डिग्री होता है तो हमें क्या करना होता है, बेसिकली दोनों वेक्टर्स के स्क्वायर का सम करना होता है और वो होता है आपका वैल्यू। तो वो आप फाइंड आउट करेंगे तो वो होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी इजी हो जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन करना। क्या करना होता है आपको, सिंपली इनके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। एक्स एक्सिस के कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या करने होंगे, ऐड करने होंगे, वाई के वाई में ऐड करने होंगे, देन लास्ट में आपको दोनों के सम का स्क्वायर करके आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं वो एक्स एक्सिस में रखे हुए हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका चार्ज है 1.0 इंटू 10⁻⁸ कोलम, दूसरे का है 8 इंटू 10⁻⁸ कोलम, थर्ड का 27 इंटू 10⁻⁸ कोलम, यानी कि सब क्यूब में है एक दूसरे के, ठीक है। और 10th है आपका 1000 इंटू 10⁻⁻8 कोलम, यानी कि पहला वाला है 1 क्यूब इंटू 10⁻⁸, सेकेंड है 2 क्यूब इंटू 10⁻⁸, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, इस तरह से है, ठीक है। आपको बताना है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि एक्ट कर रहा होगा 1 कोलम चार्ज पे, जो कि कहाँ पे रखा हुआ है, ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो पहले इसका डायग्राम देखते हैं एक बार। देखो हम बनाते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में काफ़ी पार्टिकल्स हैं इसी तरह से। ये होगा पार्टिकल ए बी, ये n तक है, यानी कि 10 पार्टिकल तक हैं। तो 10th पार्टिकल इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे है, दूसरा 20, ऐसे 10th कितने पे है, 100 सेंटीमीटर पे। ओरिजिन होता है आपका ये, जहाँ डिस्टेंस कितनी होती है 0। यहाँ पे आपने एक चार्ज रखा हुआ है 1 कोलम का। ए में चार्ज कितना है 1.0 इंटू 10⁻⁻8। बी में कितना चार्ज है, बी में है आपका 2 क्यूब इंटू 10⁻⁻8। इसी तरह से आगे को चलते जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं कि 1 कोलम चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो ये निकलेगा आपका सुपरपोजिशन से कि सारे जो फोर्सेस होंगे उनका वेक्टर सम। अब वेक्टर सम यहाँ पे आप डायरेक्ट करेंगे क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं, एक्स एक्सिस में, और सब अगर सेम डायरेक्शन में होते तो आपको सिंपली उनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो पहला वाला आपका फोर्स लगा रहा होगा 1/4πε0। Q1 कितना है 1 कोलम, Q2 कितना है 1 क्यूब इंटू 10⁻⁻8, और डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसको चेंज कर देंगे हम मीटर में, तो कितना हो जाएगा 10/100 का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड फोर्स आएगा, वो भी क्या कैरी करेगा 1/4πε0। Q1 कितना है 1, Q2 कितना होगा 2 क्यूब इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितनी 20/100।
का होल स्क्वायर। तो इस तरह से चलते जाएगा कहाँ तक, 10th पार्टिकल तक। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कॉमन, 1/4 सब में कॉमन है, नीचे 1/100 भी सब में कॉमन है, ये वाला, ठीक है। ऊपर 10⁻⁻8 भी सब में कॉमन है। और जो डिस्टेंस हैं वो कैसी हैं, 10, 20, 30, 40, 50। तो आप सब में कॉमन क्या ले लेंगे, 1/4 पहला कितना बचेगा 1/10, और बाहर क्या लिया हमने साथ में 10⁻⁻8 भी कॉमन ले लिया है, और 1/100 स्क्वायर भी कॉमन लिया था, तो वो ऊपर आ जाएगा आपका 100 स्क्वायर के फॉर्म में। तो 1/10 प्लस 2²/20, इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आगे चलते जाएंगी। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली ऐसी है। तो आज यही 2 क्वेश्चन करते हैं, कल को ट्राई करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।